So today we are going to discuss stoichiometric calculation. It is very easy, students, how you are going to do the stoichiometric calculations. Today I am going to discuss. So take your copy and pen and then start studying. So students, let us start our today's topic. Our today's topic is stoichiometry and stoichiometric calculations. शायद आप ये वर्ड पहली बार सुन रहे हो, but it is very easy. Just listen very carefully. इसको हिंदी में भी आप यहाँ पे देखो, मैंने लिखा है स्टोइक्योमेट्री या स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस बोलते हैं. एक्चुअली स्टोइक्योमेट्री इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है. इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो स्टोइक्योमेट्री को. द फर्स्ट पार्ट इज स्टोइकियन एंड द सेकेंड पार्ट इज मेट्रॉन. सो स्टोइकियन मीन्स एलिमेंट्स या तत्व एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर. मीन्स स्टोइक्योमेट्री में आप क्या करते हो, एलिमेंट्स को मेजर करते हो. ओके, यू विल मेजर द एलिमेंट्स. अब ये मेजरमेंट क्या होगा, किस पैमाने पे होगा, किस आप उसको एक आधार बनाओगे, ये हम आगे डेफिनेशन में देखते हैं. स्टोइक्योमेट्रिक डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस. ओके, एलिमेंट्स के आप मासेस कैलकुलेट करोगे. समटाइम्स वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम भी आप कैलकुलेट करोगे ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन. सो स्टोइक्योमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन. आप किसका कैलकुलेशन करोगे, आप एलिमेंट्स का मेजर करोगे, लेकिन मेजरमेंट का क्या पैमाना होगा, मेजरमेंट का क्या बेस होगा, आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के मासेस को कैलकुलेट करोगे और समटाइम्स वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के. जब आप आगे एग्जाम्पल करोगे, जब आप आगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये ऑल क्लियर होगा. So stoichiometry is a Greek word. It is made from two words, stoichion and metron. Stoichion का मतलब होगा elements and metron का मतलब measure. So elements का आप measure करोगे particular reactants के element और products के elements और उनके masses का calculation आप देखोगे या कभी कभी volume का भी calculation करोगे. That is the stoichiometry. सो हिंदी में भी देख लेते हैं. स्टोइक्योमेट्री अभिकारक यानी रिएक्टेंट के द्रव्यमान, कभी कभी आयतन और एक रासायनिक अभिक्रिया में शामिल उत्पादों की गणना से संबंधित है. सो स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन फर्दर. स्टोइक्योमेट्री क्या था, लेट अस रिवाइज. स्टोइक्योमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को आप मेजर करोगे. किस तरीके से मेजर करोगे, आप उनके मासेस को मेजर करोगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के जो भी एलिमेंट्स हैं, या उनके वॉल्यूम्स को. सो इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ये एक यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दिया है. अब आप ध्यान से देखो, मीथेन का मॉलिक्यूल दिया है जो कि गैसियस स्टेट में है. ये ब्रैकेट में जी है, स्मॉल जी, दैट मीन्स इट इज इन गैसियस फॉर्म, गैसीय अवस्था में है. When it reacts with oxygen, it gives carbon dioxide gas and water. So, आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप स्टोइक्योमेट्री की मदद से आप इस केमिकल इक्वेशन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो. आप ये कह सकते हो कि या तो वन मॉलिक्यूल मीथेन का रिएक्ट कर रहा है. ओके, कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से, यहाँ पे जो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, उसके सामने जो ये नंबर लिखा होता है, दैट इज द स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट. ये बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मीथेन से रिएक्ट कर रहे हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट when methane reacts with oxygen gas, it get converted into carbon dioxide. So how many carbon dioxide gas is formed, कितने अमाउंट बन रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, that means it is 1. and 2 water molecules. ये जो नंबर है that is telling the stoichiometric coefficient. यानी पर्टिकुलर या तो ये बताएगा कि कितने मोल, इंफॉर्मेशन देगा कि कितने मोल मीथेन के रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से आप डिफरेंट पैरामीटर से देख सकते हो कि आपको एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से आप किस तरीके से स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन को कैरी कर सकते हो. तो पहला देखते हैं कि आप ये कह सकते हो यहाँ पे अगर किसी मॉलिक्यूल के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ 1. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज, आप ये कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ मीथेन, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स इट इज़ 1. सो 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के सामने 2 लिखा है स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, सो दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है मीथेन टू फॉर्म
1 mole of carbon dioxide, no number is written in front of the molecule, that means it is 1. 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water. Okay, आप इस तरह से भी बोल सकते हो. सेकेंडली, आप कैसे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को कैरी करोगे, आप इसी सेम इक्वेशन को आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हो. दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, यहाँ पे देखो आप, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. पहले केस आप ये मोल से भी कन्वर्ट बोल सकते हो कि कितने मोल्स रिएक्टेंट के पर्टिकुलर कंपाउंड के रिएक्ट कर रहे हैं और कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो आप मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी बोल सकते हो. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज रिएक्टिंग विथ 2 molecules of oxygen and it is getting converted into 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water that is in gaseous form. So let us move on further. आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस के लिए आप स्टोइकियोमेट्रिक जो कैलकुलेशन करोगे, या तो मोल के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हो कि कितने मोल्स जो है रिएक्टेंट रिएक्ट करके कितने मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, या कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे. तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सामने अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज 1. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, आप बता सकते हो कि किसी भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको पता है कि एक मोल किसी भी कोई भी गैस है वो 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि सारे, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, वो सारे गैसियस कंडीशन में. सो आप ये भी कह सकते हो कि 22.7 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ 45.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन के सामने 2 नंबर लिखा है. सो यू विल मल्टीप्लाई 22.7 मल्टीप्लाई बाय 2. सो इट विल फॉर्म 1, you can say 1 mole of carbon dioxide, or you can say 22.7 liter of carbon dioxide. And you can see here how many water molecules are formed, 2. So 22.7 multiply by 2, it will be 45.4 liter of water that is in gaseous form, it will be formed. So the last point is how you will conclude a particular chemical equation by the stoichiometric calculation. आप उसके मोलर मास से भी बता सकते हो कि कितने पर्टिकुलर रिएक्टेंट के मास जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट में जब वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उसका मास में क्या डिफरेंस आ रहा है. सो हेयर यू कैन सी, if you calculate the molar mass of methane, it will be 16 gram. So you can say 16 gram of methane reacts with, here you can see in front of oxygen molecule 2 is written. So that means 2 molecule of oxygen gas is reacting with methane. So आपको पता है कि oxygen molecule का जो molar mass होता है 32 होता है. So in front of oxygen molecule 2 is written. So 2 multiplied by 32 will be the molar mass of 2 molecules of oxygen, and it is getting converted into carbon dioxide gas. You know that molar mass of carbon dioxide is 44. 12 is carbon and 1 atom of oxygen is having mass of how much? 16 gram. So आप इनको conclude करोगे, you will get 44 gram. And how much of water molecule is formed? आपको पता है कि water molecule का molar mass होता है 18. So how much water molecule is formed? 2 molecules formed हो रहा है, so you will multiply by 2 into 18. So you can conclude that 16 gram of methane reacts with 2 into 32 gram of oxygen, and it will give 44 gram of carbon dioxide and 2 into 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो इस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन निकाल सकते हो. पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन एलिमेंट्स को मेजर करता है, वो बताता है कि पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनके मासेस को मासेस का कैलकुलेशन करता है, या वो वॉल्यूम्स को भी कभी कभी बताता है कि जब रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट के कितने मास रिएक्ट किए, और जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो मास में क्या डिफरेंस आया, या कितने मास प्रोडक्ट के बने. तो बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से आप ये कंक्लूड करते हो. सो गिवन डेटा कैन बी इंटर कन्वर्टेड एज फॉलोज. मास, मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इंटर कन्वर्जन हो सकता है. So let us begin the numerical part. So numericals on stoichiometric calculation. So the first numerical is how many grams of oxygen are required to completely react with 0.200 gram of hydrogen to yield
water. And second thing you have to calculate, also calculate the amount of water formed. So what two things are asked? Just read the numerical very carefully. You have to calculate ki how many grams of oxygen are required to completely react with hydrogen, and you have to also calculate the amount of water. Let us see in Hindi also. पानी प्राप्त करने के लिए 0.200 ग्राम हाइड्रोजन के साथ पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पानी की मात्रा की भी गणना करें. सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट you have to write a proper chemical equations, a balanced chemical equation for this particular question. So the balanced chemical equation will be 2H2 plus O2 will give 2H2O. Then the second thing is that you have to calculate the molecular mass. Molecular mass आप इन सब का निकाल लो. You can see here H2 molecule is there, and in front of H2 it is written 2. That means stoichiometric coefficient is 2. You can say that 2 molecules of hydrogen are reacting with 1 molecule of oxygen, or you can also say that 2 moles of hydrogen gas are reacting with 1 mole of oxygen, and it is giving 2 moles, 2 molecules of water. So calculate the molecular mass. For 2H2 it will be 4 gram, for O2 it will be 32 gram, and for 2H2O it will be 36 gram. So you have already discussed the chemical equation that 2H2 plus O2 will give 2H2O. So first thing we have to calculate how many grams of oxygen are required to completely react with 0.200 gram of hydrogen. Okay, आप इक्वेशन से देखो तो वहाँ पे आप देखोगे कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन रिक्वायर कर रहा है, 32 ग्राम. क्लियर, बिकॉज आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था. देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 32/4. आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, कितने आपको निकालने हैं, कितने अमाउंट हाइड्रोजन के लिए 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन निकालना है कि वो कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा कि वाटर बने. सो 0.200 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स ऑक्सीजन इक्वल टू 32/4 मल्टीप्लाई बाय 0.200. You will solve it and you will get 1.6 gram. That means 1.6 gram of oxygen are required to completely react with 0.200 gram of hydrogen to yield water. तो ये आपका पहला स्टेप हो गया. सी स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल. स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, इस तरीके के कैलकुलेशन आपने मैथमेटिक्स में भी बहुत किए हैं कि इतने अमाउंट की वैल्यू इतनी है तो 1 की कितनी होगी, तो पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा कि उसके लिए आप कैलकुलेट करो. तो इट इज़ वेरी सिंपल. ध्यान से सवाल पढ़िए और जो भी पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप सोचो कि उसको कैसे लगाओगे. इट इज़ वेरी सिंपल, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है. देन सेकेंड थिंग यू हैव टू कैलकुलेट दैट you have to calculate the amount of water produced. Okay, so in the question it is given, you can see from the molecular mass again 4 gram of H2 मतलब 4 ग्राम H2 कितना वाटर बना रहा है, आपने मोलर मास निकाला था 36 ग्राम. ओके, सो फॉर 1 ग्राम ऑफ H2 कितना होगा 36/4. क्लियर. अब आप देखो 0.200 ग्राम ऑफ H2O वो कितना देगा, 36/4 multiply by 0.200. So that will answer will come 1.8. That means 1.8 ग्राम आपका वाटर बन रहा है जब वो 0.200 ग्राम H2 रिएक्ट कर रहा है. तो हमें कितना वाटर का मॉलिक्यूल मिल रहा है, कितना अमाउंट वाटर मिल रहा है, दैट इज 1.8 ग्राम. So let us calculate the second question. Calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of methane. मीथेन के 16 ग्राम के दहन से उत्पादित पानी की मात्रा की गणना करिए. यानी कि आपको ये अमाउंट दे दिया है कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन के कंबशन से, यानी कि जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ मच वाटर इज फॉर्म्ड. Okay, so first step is that again you have to write the chemical equation that should be balanced. That means reactant side के atoms जो है वो product side के atoms के बराबर होने चाहिए. So methane you can see here it is no number written. That means stoichiometric coefficient is 1. That means 1 mole of methane is reacting with 2 mole of oxygen and it is giving 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of
water that is in gaseous form. So calculate the molar mass. You know how to calculate the molar mass. It is for methane 16 gram, for 2 oxygen it will be 64 gram, for carbon dioxide it will be 44 gram, and for 2 mole of water molecule it will be 36 gram. So in the first step you can see that 16 gram of methane जो है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, वो 1 मोल को करस्पॉन्ड कर रहा है. ओके, यू कैन सी हियर first information you get that 16 gram of methane corresponds to 1 mole. From the above equation 1 mole of methane gives 2 mole of water. देखो आप यहाँ पे 1 mole of methane कन्वर्ट हो रहा है कितने वाटर मॉलिक्यूल में, 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में. तो इसी के अकॉर्डिंगली आप सिंपली कैलकुलेट करोगे. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर 2 moles of water equal to, you can calculate the molar mass 36 gram. लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, मीथेन जो है वो दे रहा है कि सिर्फ एक ही मोल रिएक्ट कर रहा है. ओके, सो अगर आप 1 मोल ऑफ वाटर के लिए निकालो तो 36 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट 18 ग्राम. सो इस तरीके से अगर आप 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल के लिए निकालो कि पर्टिकुलर आपका जो 16 ग्राम ऑफ मीथेन के कंबशन से कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज़ वेरी सिंपल. यू विल फाइंड आउट द आंसर दैट विल बी 36 ग्राम H2O. सो स्टूडेंट, दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. आपने क्लास 8, 9, 10 सब में इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं कि पर्टिकुलर इतने अमाउंट का वैल्यू इतनी है तो 1 के लिए कितनी होगी और पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कितनी होगी. तो वो सिंपल कैलकुलेशन है, इसका मैं बहुत डिटेल नहीं बता रही हूँ, आप इसको खुद से सवाल सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. So let us see the next question. Question number 3. It is very simple. Read it. How much copper can be obtained from 100 gram of copper sulfate? यानी 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट से हम कितना जो है हमें कॉपर मिलेगा. इट इज़ वेरी सिंपल. तो सबसे पहले क्या करोगे आप, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल लो. कॉपर सल्फेट का कॉपर का मास होता है 63.5 and for sulfur it is 32 and here 4 oxygen atoms are there, so 4 into 16 when you will solve it will be 159.5 grams. So the molar mass or molecular mass of copper sulfate is 159.5. अब ध्यान से आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको कितना कॉपर ऑब्टेन होगा 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट से. So you know that for 1 mole of copper sulfate contains 1 mole of copper. It is very simple. 1 मोल कॉपर सल्फेट में कितना मोल कॉपर होगा, 1 मोल होगा. Then for 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन कितना कॉपर है, 63.5 ग्राम. Therefore 100 में, it is very simple. See 159 ग्राम में कॉपर का अमाउंट कितना है, 63.5. Therefore 1 में कितना होगा, 1 ग्राम में. Therefore 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 100 ग्राम में कॉपर सल्फेट में आपको कॉपर का अमाउंट कैलकुलेट करना है. सो फॉर 100 ग्राम ऑफ copper sulfate will contain 63.5 multiplied by 100 divided by 159.5 gram of copper. So when you are going to calculate it, you will get 39.81 gram. So from the simplest calculation for stoichiometric calculation, you can calculate particular कि कितने हमको amount मिल रहे हैं. So the amount of copper that can be obtained from 100 gram of copper sulfate will be 39.81 gram. So the last question is question number 4. You can see it is very simple. Chlorine is prepared in the laboratory by treating with manganese dioxide, that is MnO2, with aqueous hydrochloric acid according to the reaction. ठीक है, ये लैबोरेटरी में क्लोरीन को बनाने का, क्लोरीन गैस को के प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ होता है कि आपको ये केमिकल इक्वेशन दे दिया है कि किस तरह से मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है. सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl reacts with 5 gram of manganese dioxide. See, it is very simple. आपको दे दिया है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड का अमाउंट दे दिया है, इट इज़ 5 ग्राम. तो ये पूछ रहा है कि कितने ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड से. ओके, सो फॉर 1 मोल आप मैंगनीज डाइऑक्साइड के लिए मोलर मास निकाल लो. मैंगनीज के लिए आपका मास होता है 55 एंड हेयर ऑक्सीजन इज 2, सो 2 into 16 it will be 87 gram. MnO2 completely reacts with 4. You can see here in front of HCl it is written 4. 4 लिखा है, that means 4 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है HCl के. 1 मोल मैंगनीज डाइऑक्साइड का
4 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैंने ये बताया था कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन से आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर यू कैन सी हेयर HCl for 1 hydrogen it is 4, okay. So for 36.5 is for chlorine. So आप इसको कैलकुलेट करोगे 4 into 36.5 you will get 146 ग्राम of HCl, okay. इस 4 HCl का आपको मोलर मास निकाल लेना है। सो यू कैन सी हेयर कि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट इज़ वेरी सिंपल कि 5 ग्राम की MnO2 जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। सो यू कैन सी हेयर 146 divided by 87 multiply by 5. So you will solve it and you will get 8.4 gram of HCl. That means 8.4 gram of HCl is produced when it will react with 5 gram of manganese dioxide. So you can see a stoichiometric calculation में पहले आप मोलर मास के अकॉर्डिंग देखो, उसको कंपेरेटिवली 1 मोल से कंपेयर करके देखेंगे और पर्टिकुलर जितना अमाउंट पूछ रहा है फिर उसके लिए हम निकाल लेंगे। So student, let us start our next topic, that is limiting reagent, यानी सीमित अभिकर्मक। हिंदी मीडियम के बुक में सीमांत अभिकर्मक भी दिया है ये, तो आप देख लीजिएगा। लिमिटिंग रिएजेंट आपको इसका जो मीनिंग है उसके नाम में ही छिपा है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल दैट इन केमिस्ट्री जो भी आप टर्म या टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे उसकी मीनिंग उसमें ही छुपी होती है। ऐसा कोई रिएजेंट होगा जो लिमिटेड होगा, यानी वो कम्प्लीटली यूज़ हो गया होगा, नाम से ही पता चला लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस में नहीं है। सो लेट अस सी द डेफिनेशन। द लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट विच गेट्स completely consumed in the chemical reaction. वो पूरी तरीके से यूज़ हो चुका है केमिकल रिएक्शन में under consideration and whose amount limits the amount of product formed in the reaction. It's very simple. Limiting reagent ऐसा reagent होता है जो किसी particular chemical reaction में पूरा यूज़ हो गया, वो ऐसा reactant है जो पूरी तरीके से यूज़ हो चुका हो और उसी का अमाउंट जो है वो प्रोडक्ट जो भी फॉर्म हो रहा है उसको भी डिसाइड करता है। सो इट इज़ वेरी सिंपल, जैसे मैं बोल रही हूँ आप उसको फॉलो करते जाओ। लेट अस सी, सपोज A is 1 reactant and B is 1 reactant, it is taken in 1 mole and B is also taken in 1 mole and it is converting into product AB and it is formed 1 mole, यानी कि 1 मोल A का 1 मोल B से रिएक्ट करके 1 मोल AB का बना रहा है, ओके। अगर आप एक कंडीशन ये देखो कि A जो रिएक्टेंट है वो 1 मोल ही रहे और आपने B जो है वो 5 मोल ले लिया, तो AB का फॉर्मेशन कितना होगा। ये डिसाइडेड है ऑलरेडी कि A और B जब दोनों 1 मोल में ही होंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 मोल मिलेगा AB। बट यहाँ पे अगर B का रिएक्टेंट जो है B रिएक्टेंट आपने 5 मोल ले लिया, यानी 5 गुना ज़्यादा ले लिया, तो A को कंज्यूम करने के लिए B को रिएक्ट करने के लिए पर्टिकुलर 1 मोल की ही ज़रूरत है, यानी कि जो 4 मोल लेफ्ट हो गए हैं, यू कैन सी हेयर 4 मोल इज़ लेफ्ट हेयर बिकॉज हमें 1 ही मोल B की ज़रूरत है। कोई भी रिएक्टेंट B है उसकी 1 मोल की ही ज़रूरत है, और अगर हमने 5 मोल ले लिया तो रिमेनिंग 4 मोल विल बी इन एक्सेस, वो यूज़ नहीं होगा रिएक्शन में। सिर्फ 1 मोल रिएक्टेंट A जो है वो रिएक्टेंट B के 1 मोल से ही रिएक्ट करके 1 मोल प्रोडक्ट को ही बनाएगा। अगर आप A या B के अमाउंट को ज़्यादा ले लो तो वो पर्टिकुलर एक ही मोल से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। दैट मीन्स हेयर इफ़ यू हैव टेकन B एज अ 5 मोल, सो 4 मोल्स विल बी लेफ्ट। यू कैन सी हेयर आई हैव डिफरेंशिएटेड। सो 4 मोल्स जो बच गए हैं B रिएक्टेंट के, दैट विल बी एक्सेस रिएजेंट, दैट इज रिमेनिंग, जो बच गया है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ 1 मोल पार्टिसिपेट किया है B का, रिमेनिंग 4 मोल्स आर called as excess reagent. And you can see here A that 1 मोल जो एक रिएक्टेंट का था वो completely कंज्यूम होके 1 मोल AB प्रोडक्ट बना चुका है। दैट मीन्स एक रिएक्टेंट का जो अमाउंट है दैट इज लिमिटेड एंड इज बीइंग completely used और कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन, और यही डिसाइड भी कर रहा है कि हमें प्रोडक्ट 1 मोल मिल रहा है। You can say that A is the limiting reagent because B जो है हमने 5 मोल लिया था, but 5 मोल पूरा रिएक्ट नहीं किया, only 1 मोल रिएक्ट किया because A was the limiting reagent। सिर्फ A के 1 मोल B के 1 मोल से रिएक्ट करके
AB का 1 मोल ही बनाएगा. So B will be regarded as excess reagent because 4 moles are left, and A will be regarded as limiting reagent because it is being completely consumed in this chemical reaction. So I have given one more definition for limiting reagent. You can see here, limiting reagent is the reactant which is completely consumed during the reaction, okay, and limits the amount of product formed. हिंदी में भी देख लो आप. सीमित अभिकर्मक वह अभिकारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में पूरी तरह से प्रयुक्त हो जाता है और जिसकी मात्रा अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों की मात्रा को सीमित करती है. दैट मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट ऐसा कोई रिएक्टेंट है जो, फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान देना है कि विच इज़ बीइंग कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, यूज़ हो गया है वो रिएक्शन में, और यही जो लिमिटिंग रिएजेंट ही लिमिट करता है जितना भी प्रोडक्ट फॉर्म हो. Okay, so let us see a very basic, I have given one example. Suppose there is one car production company and per day they are manufacturing 1000 wheels, 5000 brakes and 2000 steerings and 100 engines. ये सारे इतने सारे पार्ट्स हैं वो एक दिन में मैन्युफैक्चर करती है कोई भी कार की कंपनी. तो आपको यहाँ पे बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा. सो मेन आप देखो यहाँ पे इस सारे पार्ट्स में सबसे मेन पार्ट क्या है, इंजन. इंजन इज़ द की. कोई भी कार के लिए अगर इंजन नहीं होगा तो वो बेकार है. तो 100 इंजन्स इट्स द लीस्ट नंबर एंड इट इज़ द मेन थिंग. ओके, सो 100 इंजन यहाँ पे जो सबसे कम अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट है, दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट. और 100 इंजन ही डिसाइड करेगा कि पर डे कितने कार प्रोड्यूस हो रहे हैं, बिकॉज इट इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द कार. So here 100 engine will be regarded as limiting reagent because 100 cars will be consumed. 100 cars जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेंगी. So आप कह सकते हो कि जो 1000 व्हील्स था उसमें से सिर्फ 100 व्हील्स ही, मतलब आप उसके अकॉर्डिंगली देख लो एक कार में कितने व्हील्स लगते हैं, 4 व्हील्स लगते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही व्हील्स यूज़ होगा, बाकी जो है वो एक्सेस रिएजेंट के फॉर्म में हो जाएगा. सिमिलरली 5000 ब्रेक्स आर देयर, तो जितने 100 इंजन्स के लिए ज़रूरत होगा ब्रेक्स को, ब्रेक्स लगाने के लिए उतने ही ब्रेक्स की ज़रूरत होगी, बाकी जितने ब्रेक बचेंगे दैट विल बी रिगार्डेड एज एक्सेस रिएजेंट. सिमिलरली 2000 स्टेयरिंग्स आर प्रोड्यूस डेली, लेकिन हमें 100 इंजन के लिए ही स्टेयरिंग्स देखनी है. सो रिमेनिंग 1900 स्टेयरिंग्स विल बी रिगार्डेड एज एक्सेस रिएजेंट्स. So students, one numerical is there. It is very simple and I know you will solve it by your own. इसको मैं बहुत ज़्यादा explain नहीं करूँगी. Let us see the numerical. A mixture containing 100 gram of H2 and 100 gram of O2 is ignited so that water is formed. How much water will be formed? एक मिश्रण जिसमें 100 ग्राम H2 और 100 ग्राम ऑक्सीजन है को प्रज्वलित किया जाता है जिससे पानी बनता है, तो कितना पानी बनेगा. सो फर्स्ट स्टेप इज दैट सिंपली यू हैव टू राइट द केमिकल इक्वेशन. इट शुड बी बैलेंस्ड. और क्वेश्चन में दिया है कि 100 ग्राम H2 ओके इग्नाइट हो रहा है, मतलब उसके साथ जल रहा है, कंबशन हो रहा है 100 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है. तो इस केस में आपको बताना है कि कितना वाटर फॉर्म हो रहा है. ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा. यू ऑलरेडी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. ये आपने बहुत बार पढ़ा है. तो उस तरीके से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए मोल्स निकाल लो. सो नंबर ऑफ मोल्स फॉर हाइड्रोजन विल बी 100/2. वाई? बिकॉज गिवन मास कितना दिया है 100 ग्राम, और H2 सिर्फ एक का आप देखो, H2 के लिए आप मास निकालोगे तो 100/2 हो जाएगा. Simply number of moles for oxygen that will be 100/32. आप इसको सॉल्व करोगे and why oxygen is limiting reagent, LR is limiting reagent, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो कम है एज कंपेरेटिव टू हाइड्रोजन. क्योंकि आप अगर 100/2 को आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 50 एंड व्हेन यू विल गेट 100/32 को आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कम आएगी. That means oxygen here it is acting as a limiting reagent. So you can solve it further students. कि आपको बताना है कि मोल्स कितने मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म हो रहे हैं. तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है बिकॉज 100/32
द वैल्यू वॉज लेस एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे तो 100/2 दैट वॉज 50. सो हेयर ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज अ लिमिटिंग रिएजेंट. तो आपको बताना है कितने मोल्स वाटर फॉर्म हो रहे हैं. सो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, देन अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड, कितने वाटर फॉर्म हो रहे हैं आप इस फॉर्मूले से निकालो. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल के गिवन मास अपॉन मोलर मास से आप जब इसको सॉल्व करोगे, बिकॉज 18 इज द मोलर मास ऑफ वाटर, और क्वेश्चन में कितना दे रहा है कि कितने मोल्स बन रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल 2 के. सो आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 18 कर दिया है, और इस फॉर्मूले से जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो यू विल गेट 112.5. इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चंस. बस आप स्टेप बाय स्टेप खुद कोशिश करिएगा. यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, सब कुछ आप पढ़ चुके हो. जो पूछ रहा है उसको ध्यान में रख के बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स. जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स जितना भी मैंने पढ़ाया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ाया है. सबसे पहले इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जब भी न्यूमेरिकल करो, स्पेशली आप अगर बायो की हो तो आपके मन में पहले से ये रहता है कि आई एम अ बायो स्टूडेंट, आई कैन नॉट डू न्यूमेरिकल्स, ये मेरे लिए बहुत टफ है. तो इस चीज़ को आप अपने मन से निकाल लो बच्चों. कोई भी न्यूमेरिकल टफ नहीं होता है, बस आपको उस पर कमांड होना चाहिए. आप अगर फॉर्मूला समझ रहे हो, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, एक बार पढ़ते हो नहीं समझ में आता है तो 2 बार पढ़िए, और फिर आप उसको रिकॉल करिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं कौन सा न्यूमेरिकल, मतलब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में. तो आप जैसे ही आपको फॉर्मूला याद आएगा, फॉर्मूला आप जैसे ही कलेक्ट करोगे, आप तुरंत उस क्वेश्चन को कर लोगे. Okay, so be very careful students. And in the previous lecture when मैं balancing of chemical equation, when I was teaching Mg3 and 2, बहुत बार pronunciation वहाँ पे गलत है. that is magnesium nitrite. Okay, that is magnesium nitrite, NITRIDE. फर्स्ट केमिकल इक्वेशन जो मैंने समझाया है बैलेंसिंग, आप उसमें प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, बिकॉज लेक्चर में प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर नहीं है. दैट इज़ मैग्नीशियम. Mg3N2 इज़ मैग्नीशियम नाइट्राइट, NITRIDE. थैंक यू सो मच.